हमारी यात्रा चाहे कितनी कष्टदायक क्यों ना हो, हमारी राहें चाहे कितनी पथरीली क्यों ना हो, हमें हर पल आगे बढ़ते रहना है क्योंकि सफलता के दिन दूर हो सकते हैं, लेकिन सफलता मिलना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन और अनअकैडमी में। जो शब्द मैंने कहे, वो शब्द है सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी के, जिनकी जयंती हम मना रहे हैं और आप सभी को हमारी तरफ से सुभाष चंद्र बोस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उन शख्स के बारे में जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश को आजाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। इकलौते भारतीय जिन्होंने अपनी एक आर्मी, एक सेना खड़ी कर रखी थी देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के चंगुल से। तो ये जानने का कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे सुने और अनसुने तथ्य हैं जिसके बारे में हम और आप शायद नहीं जानते हो, तो उससे हम रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को इनकी जीवनी से हमको मिलता है। तो इनके जीवन की शुरुआत होती है 1897, जब उनका जन्म होता है कटक शहर में, जो कि उस समय बंगाल प्रांत में आया करता था। 14 भाई बहनों में से एक सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में काफी ब्रिलियंट और काफी होनहार थे। बात करें आगे की, तो इन्होंने पढ़ाई करी। कॉलेज पूरा करने के बाद इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया और उस एग्जाम को क्लियर करना 1920 में, और उसके अगले ही साल यानी कि 1921 में उन्होंने इस एग्जाम को छोड़ दिया। क्यों इस पद को छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई, मैं किसी भी हाल में किसी अंग्रेज के अंदर, किसी अंग्रेज से गुलामी करते हुए काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस एग्जाम को, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम तब भी था और आज भी है, उसे छोड़ दिया और बोला कि नहीं, मैं देश की आजादी में योगदान दूंगा। बात खत्म होती है उस समय की। उसके बाद इनको पार्टिसिपेट किया इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज में। उसमें से एक था जो इनको हिंसात्मक एक्टिविटी से कह सकते हैं, और वो ये थी कि उन्होंने एक प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक प्रोफेसर ओटन पर हमला कर दिया। हालांकि क्लेम किया जाता है कि उन्होंने हमला नहीं किया था, लेकिन उस वजह से इन्हें उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो पहली घटना शुरू होती है यहाँ से। तो समझ में ये आ गया कि कहीं ना कहीं पे इन्होंने एक बात ठानी हुई थी कि यार, हिंसा जरूरी होती है, जरूरी होगी मुझे देश को आजाद कराने के लिए, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पे चल के शायद मैं वो पद, वो हासिल ना कर सकूं जो हम हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आजादी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक गांधी की विचारधारा जो कहती है कि हमें किसी भी हाल में अहिंसा के पद को नहीं छोड़ना चाहिए, और यहाँ पर आपको हिंसा देखने को नजर आती है। आगे बढ़ते हैं तो इनकी शुरू से ही, इनके जीवन में, युवावस्था से ही इनके जीवन में स्वामी विवेकानंद की बातों का, उनके विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव इनके जीवन में था। इसके बाद 1920 में इन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, और भाग लेने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास के साथ काम करो, और आगे चलकर उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना गुरु, पॉलिटिकल गुरु मान लिया और उनके पॉलिटिकल गुरु रहे। उसके बाद 1923 की अगर हम बात करते हैं, जब स्वराज पार्टी गठन किया गया, उस समय ये बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं और साथ साथ में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के भी ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये राजनीति के पायदान में एक एक कदम करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और 1927 में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में भी काफी ज्यादा योगदान दिया देश की आजादी के लिए, और आगे बढ़ते रहे और अलग अलग पायदान पाते रहे, और जनरल सेक्रेटरी के तौर पे ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर पर जनरल सेक्रेटरी के पद तक पहुंच जाते हैं। आगे की अगर बात करते हैं, आगे का सफर अगर तय करें, तो इन्होंने अपने जीवन में इन कुल 11 बार, क्योंकि आपको पता, समझ में तो आ ही गया था कि कहीं ना कहीं पे ये हिंसा के साथ थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तो इनको 11 बार जेल जाना पड़ा, और इनके अलग अलग कार्यों के कारण। उसके बाद बात करते हैं तो 1938 में यानी कि 1938 में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी मिलती है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1938 में, और 1939 यानी कि अगले ही साल में गांधी जी से थोड़ा मतभेद होने की वजह से, उनके सपोर्ट की कमी की वजह से इन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया, और कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हम बता दें इनके जीवन के बारे में, तो इन्होंने शादी की थी एक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन की महिला, जिनका नाम था एमिली शेंकल से। इनकी बेटी, इनका नाम है अनिता बोस, जो अभी प्रख्यात जर्मन इकोनॉमिस्ट भी है। अगर बात करते हैं आगे की, तो 1940 में जब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, इसका गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद 1941 में, 1941 में ये भारत से निकलकर चुपके से बाहर निकलकर जाते हैं जर्मनी की तरफ। क्यों? भारत को आजाद कराने के लिए वहां से सहायता लेकर आएंगे, क्योंकि इस समय चालू हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध की बात करें तो दो अलग अलग तरह की विचारधाराओं के साथ यहाँ पे युद्ध हो रहा था। उसमें एक तरफ ब्रिटेन था, तो जर्मनी भी अगली तरफ था, और जर्मनी के पास जाकर वहां पर ये उससे मदद लेने की बात करते। एक बहुत अच्छा किस्सा था, जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं जर्मनी, और उस समय पता था कि जर्मनी का जो लीडर है उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। बहुत लोग बहुत तरह से उनको जानने के प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कोई बहुत पसंद भी करता है और बहुत नफरत भी करता है।
अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी सोच है। सुभाष चंद्र बोस मिलने जाते हैं एडोल्फ हिटलर के साथ, और एडोल्फ हिटलर ने अपने, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाही कर रहा था तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे होते थे, तो उन दुश्मनों से निपटने के लिए उन्होंने अपनी तरह के दिखने वाले बहुत से लोगों को वहां पे रखा हुआ था जो हम शक्ल हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए थे एडोल्फ हिटलर का इंतजार करते हुए। एक एडोल्फ हिटलर सामने से गुजरते हैं, सुभाष चंद्र बोस के अलावा वहां बैठे सभी लोग उठ के खड़े जाते हैं, उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में, उनके खौफ में, उनके डर में। और वो एडोल्फ हिटलर घूरते रहते सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस घूरते रहते, लेकिन वहां पर उनके लिए खड़े नहीं होते। ऐसा सिलसिला चला। सेकंड टाइम भी सुभाष चंद्र बोस के सामने से एडोल्फ हिटलर गुजरते हैं सीढ़ियों से, और सारे के सारे लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बैठे रहते हैं। क्यों? उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, क्योंकि वो भी उनको देख रहे हैं। ऐसा सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक बार एक और व्यक्ति एडोल्फ हिटलर फिर से आते हैं, सामने से गुजरते हैं, और उस समय सब खड़े होते हैं, और इस बार सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हो जाते हैं। तब जाके अंदर बात होती है, बुलाया जाता है सुभाष चंद्र बोस से, पूछा जाता है कि बाकी सबके सामने आप खड़े नहीं हुए थे, लेकिन जब मैं एक्चुअली, क्योंकि वही एडोल्फ हिटलर, एक्चुअल एडोल्फ हिटलर थे, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो बोला उन्होंने कि सर आप इतने महान व्यक्ति हैं, आपका कद इतना ऊंचा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके सम्मान में खड़े हो रहा है, कौन सम्मान में खड़े नहीं हो रहा है। आपके विचार, आपकी सोच, आपके आपके जो लेवल है, आपका दर्जा है, वो इतना ऊंचा हो चुका है कि आपको इससे जरा भी फर्क नहीं पड़े। बाकी सब ने देखा कि कौन उनके सम्मान में खड़े हो रहा है, कौन सम्मान में खड़े नहीं हो रहा। समझ में आ गया था कि ये सिर्फ शक्ल से एडोल्फ हिटलर है, लेकिन उस सोच से एडोल्फ हिटलर नहीं है। तो एडोल्फ हिटलर ने बोला कि ठीक है, इस बात, लेकिन बात नहीं बनी इस बात पे कि समर्थन मिलेगा और भारत की तरफ जाएंगे और अंग्रेजों से चंगुल से भारत को आजाद करा देंगे। इसके बाद रुख करते हैं सिंगापुर का, और सिंगापुर पहुंचते हैं, और वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी का यहाँ इन्होंने क्या किया, इसका जीर्णोद्धार किया, यानी कि उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया, री इन्वेंट किया। क्योंकि उसके पहले, अब कहानी का थोड़ा सा एक दूसरा रुख लेके चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस पहुंचे इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, लेकिन उसके पहले आपने नाम सुना होगा रास बिहारी बोस का। ये ऑलरेडी वहां पर पहुंचे थे जापान वाले क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया में, जो इंडिया से ऑलरेडी जा चुके थे, वहां से भाग चुके थे और वहां जाकर जीवन बसर कर रहे थे। और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जो कि अंग्रेजों के चंगुल में थे, जिसे जापान ने अंग्रेजों को हराकर अपने कब्जे में कर लिया था, वहां पर रास बिहारी बोस क्या कर रहे थे, वो अपना कार्य कर रहे थे। और वहां जितने भी भारतीय मूल के लोग थे, उनको उनको इकट्ठे करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। और आगे जाकर जब ये ब्रिटिश की चंगुल से छूट जाते हैं, तो जब प्रिजनर ऑफ वॉर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि युद्ध में बनाए गए कैदी होते हैं, उन सबको रिहा करा के इकट्ठे करके एक आर्मी गठन करते हैं, उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। उसी आर्मी को बेहतर तरीके से सुनियोजित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कैप्टन मोहन सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसी के बाद जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर पहुंचते हैं, तो उसको और बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और टोटल 45,000 की सेना की एक सेना बनाते हैं, उसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका मकसद था टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, जिसका मकसद था कि भारत को अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ाना। इसी मकसद के साथ में इस आर्मी को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और 1945 में जब ये आर्मी अंदर की ओर प्रस्थान करती है, नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, लेकिन इस मकसद को पूरा नहीं कर पाती ये आर्मी, और वो आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, वहां पर अपने मकसद से फेल हो जाती है। बट फेल जरूर हो गई, लेकिन कोशिश जरूर की थी। क्योंकि मैंने जिस वाक्यों के साथ इस पूरे वीडियो को शुरू किया था, वो वाक्य यही कहते हैं कि यार, तुम्हारी मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, तुम्हारे रास्ते कितने ही पथरीले क्यों ना हो, तुम्हें हर कदम आगे बढ़ना है। सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल, भले देर से मिलेगी, लेकिन सफलता मिलना अनिवार्य है। भले 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी हार जाती है, अपने मकसद पे पूरी नहीं उतर पाती है, क्योंकि जापान के ऊपर हमला हो चुका था, 2 न्यूक्लियर बम फूट चुके थे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा, जिससे वो कमजोर पड़ जाती है और समर्थन नहीं मिल पाता नेशनल आर्मी को, और वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी वहां पर कमजोर पड़ जाती है और हार जाती है। लेकिन 2 ही साल के बाद भारत आजाद भी हो जाता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। बात होती है अगली कि सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या हुआ, ये कहां गए, क्या ये मारे गए, क्या ये गुमनाम हो गए? तो इनके ऊपर अभी भी, इस डेथ के ऊपर, इनकी मौत के ऊपर अभी मिस्ट्री बनी हुई है। कोई कहता है कि 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनको मानने वाले, वो कहते हैं कि नहीं, यहां पर इनकी डेथ नहीं हुई थी, ये बच गए थे। इनको बार बार बहुत सारे क्षेत्रों में, इलाहाबाद के अलग अलग रीजन पे, बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में इनको देखा गया है, पाया गया, क्योंकि ये रूप बदलने में बहुत फेमस थे। मैंने बताया था 1941 में ये भेष बदल कर निकल जाते हैं भारत से और सीधा चले जाते हैं अफगानिस्तान के रास्ते, जर्मनी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। वही कर सकता है जिसमें जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, और वो पल पल पे जगह के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर ले, अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट कर ले, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। और ऐसा करना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत पर ही पॉसिबल हो सकता था। हम और आप जैसे लोग इसको करना हमारे लिए संभव नहीं है।
बहुत ने कहा कि उनकी डेथ हो गई और बहुत ने कहा कि नहीं, इन्होंने एक गुमनामी बाबा, जिनकी मृत्यु 1985 में हुई, बहुत लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी ही हैं जो गुमनामी बाबा के तौर पर जी रहे और 1985 में उनकी डेथ होती है। तो ये बहुत सारे अटकलें लगाई जाती है और इसी के बाद 124वीं वर्षगांठ पर, यानी कि जो 2021 में हुई थी, तब भारत सरकार ने कहा था कि इस दिवस को, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो कि 23 जनवरी को यानी कि आज है, उस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने कहा कि देश को आजाद करने के लिए खून तो बहाना पड़ेगा, या मेरा बहेगा तुम्हारा बहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा बहेगा तो मैं तुमसे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब इतनी ज्यादा पावर, इतना पैशन था देश को आजाद कराने के लिए कि एक बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करने, जिसको क्लियर करना उस वक्त के असंभव, लगभग असंभव था, उसको क्लियर करके छोड़ देना ये आम नागरिक की बात नहीं है। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून, ये हिम्मत, ये ताकत, ये पैशन जो होता है ना, ये सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। तो उम्मीद करूंगा कि आप अपने जीवन में जिस भी पद पर चल रहे होंगे, वो पद वो कष्टदायक जरूर होंगे, वो राहें बहुत पथरीली जरूर होंगी, वक्त जरूर लगेगा सफलता मिलने में, लेकिन सफलता जो है ना वो अनिवार्य रूप से मिल जाएगी। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ते रहिए रास्ते में, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे लीडर्स है ना, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और रास्ता हमें अंधकार का तो लेके जाएगा नहीं, इतना तो हमें यकीन है। इस रास्ते में हमारा सूर्योदय जरूर होगा, लेकिन आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। इस बात का उम्मीद, यकीन रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको बेहतर तरीके से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आरिफ खान यहीं पे आपसे विदा लेता हूं और मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।